अपन पढ़ रहे थे मॉड्यूल्स ऑफ सीबीएस। सीबीएस के कौन से की मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। एक लास्ट मॉड्यूल सीबीएस का अपना रह गया था उस दिन, अपन ने पढ़ ली थी बैंकिंग, पढ़ ली थी मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग पढ़ लिया था। एक लास्ट मॉड्यूल रह गया था अपना सीबीएस के की मॉड्यूल्स में, एक लास्ट मॉड्यूल रह गया था, दैट इज ब्रांच बैंकिंग। ब्रांच बैंकिंग, बैंक की जो ब्रांचेस होती हैं उनमें कैसे क्या बैंकिंग होती है। यहाँ पे सिंगल व्यू ऑफ कस्टमर होता है। बैंक के कोई भी ब्रांच से आप देख लो, अगर आप सीबीएस का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो कोई भी ब्रांच से आप देख लो, आपको हर जगह एक ही चीज देखने को मिलेगी। जैसे मैंने अभी श्रेया को एग्जांपल दिया था कि एसबीआई बैंक है, उसकी 3 जगह ब्रांचेस हैं। एक तो मल्टीपर्पज के पास में है उसकी ब्रांच, एक सपोज उसकी ब्रांच ताल में है, और एक सपोज उसकी ब्रांच 2 नंबर रोड पे है, सपोज, ठीक है। ये 3 जगह ब्रांचेस हैं। अगर कोई बंदा मल्टीपर्पज वाली ब्रांच से 8,000 रुपए अपने अकाउंट से डिडक्ट करता है और उसके अकाउंट में टोटल 10,000 रुपए थे, तो उसके अकाउंट में बचे कितने, 2,000। अब वो बंदा अगर अपने अकाउंट का नंबर डालकर मल्टीपर्पज वाली ब्रांच से देखता है तो 2,000 रुपए दिखेंगे। अगर वो ताल वाली ब्रांच में भी अपना अकाउंट नंबर डलवाकर चेक करवाता है कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो अभी भी उसको 2,000 रुपए ही दिखेंगे, और 2 नंबर वाली रोड से भी उसको 2,000 रुपए ही दिखेंगे। सिंगल व्यू ऑफ द कस्टमर डेटा अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस। सारी ब्रांचेस, हर जगह से कस्टमर का आपको एक ही डेटा मिलेगा, हर जगह से कस्टमर की एक ही तरह की एंट्री हुई हुई आपको दिखेगी, अलग अलग। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2,000 दिखा रहा है, यहाँ 10,000 दिखा रहा है, यहाँ 8,000 दिखा रहा है उस कस्टमर के उसी अकाउंट में, सेम अकाउंट में। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप सीबीएस का काम में ले रहे हो, सब लोग सेंट्रल सर्वर काम में ले रहे हैं, हाथ के हाथ चीजें अपडेशन का काम हो जाती है। तो ब्रांच जो होती है, यहाँ पे जो ब्रांच होती है वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है। कोई भी ब्रांच है, लाइक आपकी मल्टीपर्पज वाली ब्रांच, दाल वाली ब्रांच, 2 नंबर वाली ब्रांच, हर ब्रांच का अपना कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं, हर ब्रांच के अपने खुद के कुछ काम होते हैं। क्या पहला काम है, मैनुअल डॉक्यूमेंट बनाना। हर ब्रांच कुछ ना कुछ मैनुअल मतलब जिसमें आपको लिखना पड़ेगा चीजें। मैनुअल डॉक्यूमेंट क्यों बनाते हैं, उसकी हेल्प से डेटा अपन जो भी डेटा चाहिए कंप्यूटर में डालने के लिए, उस डेटा को कैप्चर किया जाता है। तो इनपुट द कंप्यूटर, कंप्यूटर में कुछ भी डेटा इनपुट करने के लिए, सॉफ्टवेयर में डेटा को इनपुट करने के लिए जो डेटा आपको चाहिए, उसके लिए आप मैनुअल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बैंक में कोई भी काम करना है तो बैंक वाले क्या कहते हैं, आपको एक रिसीट देते हैं कि आप इसको भरकर दे दो। इस रिसीट में क्या होता है, आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस और आपका अकाउंट नंबर। मेन तो ये 4 बेसिक डिटेल्स है। वो ये रिसीट देकर, वो आपसे बोलेंगे नहीं कि आप बोलकर बताओ अपना अकाउंट नंबर, नहीं, वो कहेंगे आप एक पेपर, एक रिसीट हमने दे रखी है, एक मैनुअल डॉक्यूमेंट हमने बना रखा है, उसमें आप ये सारी डिटेल्स लिख दो जो भी डॉक्यूमेंट मांगता है। क्या क्या मांगता है, नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर और आपका अकाउंट नंबर। वो सारी डिटेल्स आप लिख कर दोगे, फिर उस लिखी हुई चीज को वो इनपुट कर देगा सॉफ्टवेयर के अंदर, जो उसके पास सॉफ्टवेयर लगा, और फिर जो डिटेल्स आपको चाहिए वो दे देगा। तो हर ब्रांच का ये काम है कि अपने लिए खुद के लिए मैनुअल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, ताकि वो डेटा को इकट्ठा कर सके जो भी उसको सॉफ्टवेयर को इनपुट करना है। देन इंटरनल ऑथराइजेशन, हर ब्रांच का काम है इंटरनल ऑथराइजेशन चेक करना। ऑथराइजेशन मतलब जो बंदा बैंक में कोई भी ट्रांजेक्शन करने आया है, वो बंदा रिलायबल पर्सन है ना, उसके पास उसका आईडी पासवर्ड है ना, उस बंदे के पास उसका पिन नंबर है ना, वो बंदा उस अकाउंट को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज बंदा है नहीं। ये हर ब्रांच चेक करेगी। बैंक की जितनी भी ब्रांचेस हैं, वो सारी ब्रांचेस का ये काम है कि इंटरनल ऑथराइजेशन चेक करना। इनिशिएट करना बिगिनिंग ऑफ डे ऑपरेशंस। ये क्या होता है मैडम, देखो जब भी बैंक्स में काम शुरू होता है तो दिन शुरू होते ही कुछ उनके ऑपरेशंस होते हैं बिगिनिंग ऑफ डे। जो बैंक में जो लोग जॉब करते हैं या जिनके कोई रिलेटिव जॉब करते हैं, उनसे अगर आप पूछोगे तो वो डिटेल में समझा पाएंगे। तो कुछ उनके काम होते हैं कि दिन शुरू हुआ तब आपको डेली आपको ये सारे काम अपने बैंक के अंदर करने हैं। तो बिगिनिंग ऑफ डे, जो दिन शुरू होने के बाद जो काम किए जाते हैं, वो सारी ब्रांचेस सारे काम वो करेंगी। एंड ऑफ द डे ऑपरेशन, दिन खत्म हो रहा है तब भी बैंक वालों के पास बहुत काम होता है। वैसे तो अपन सब जानते हैं बैंक 5 बजे बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बैंक में जो एम्प्लॉय काम करता है वो 5 बजे अपने घर आ जाता है, नहीं।
कस्टमर के लिए बंद हो गई, कस्टमर अंदर नहीं जा सकता बैंक के अंदर। एम्प्लॉइज उसके बाद जो उनका वाइंडिंग अप का काम होता है, सेटलमेंट का जितना जो भी काम होता है बैंक के अंदर, हजारों लाखों काम होते हैं, वो 5 बजे बाद वो काम करते हैं। वो घर पे 8 बजे तक आते हैं, 9 बजे तक आते हैं, जितनी बजे तक भी आते हैं। तो एंड ऑफ द डे, दिन खत्म होने के बाद जो डेली रूटीन के काम है वो हर ब्रांच अपना परफॉर्म करेगी। एंड ब्रांच क्या करेगी? रिव्यू रिपोर्ट्स, जो भी एरर्स के लिए जो रिपोर्ट्स आई, एरर्स जनरेट हुई, उनमें कैसे क्या आपने करेक्शंस किया, कितनी एरर्स आई, कौन सी फील्ड में एरर आई, ये सारी चीजों को हर ब्रांच अपने लेवल पे एनालाइज करेगी, अपने लेवल पे रिव्यू करेगी और उस चीज को कैसे ठीक किया जाता है। तो ब्रांच बैंकिंग का मतलब यहाँ कस्टमर एक ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाएगा, पूरे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। और हर बैंक की कोई भी ब्रांच में चल जाओ, कस्टमर का आपको सिंगल व्यू देखने को मिलेगा, उसका डेटा हर जगह से सेम दिखेगा। हर ब्रांच के खुद के कुछ फंक्शंस होते हैं, लाइक हर ब्रांच अपने लिए मैनुअल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है टू कैप्चर द डेटा, ताकि उसके सॉफ्टवेयर के अंदर उस डेटा को इनपुट कर सकें। इंटरनल ऑथराइजेशन का काम हर ब्रांच करती है, बिगिनिंग ऑफ डे का काम हर ब्रांच करती है, एंड ऑफ डे का काम हर ब्रांच करती है, और जो एरर्स की जो रिपोर्ट्स जनरेट हुई उनको रिव्यू करने का काम हर ब्रांच करती है, कि उन पे क्या करेक्शंस करने हैं, क्या क्या करेक्शंस हो गए, ये सारे काम हर ब्रांच अपने आप में करती है। तो ये सारे तो मॉड्यूल्स हो गए आपके सीबीएस के। जब भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन अगर हो जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ये सब चीजें, और कम्युनिकेशन की भी अगर टेक्नोलॉजी मिल जाए, तो ये दोनों मिलकर एक सीबीएस जनरेट करते हैं। सीबीएस का मतलब कोर बैंकिंग सोल्यूशन। जो बैंकिंग में जो आपको सोल्यूशन चाहिए, जो बैंकिंग में आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, उस सॉफ्टवेयर के अंदर इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए, प्लस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, क्योंकि वहां बैंक्स में एक जगह से दूसरी जगह डेटा, बहुत ज्यादा डेटा इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो यहाँ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी कोर बैंकिंग सोल्यूशन जनरेट होता है। कोर बैंकिंग सोल्यूशन मतलब कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर वो सारे काम कर पाता है जो नॉर्मल बैंक कर रहे हैं। क्या क्या काम कर पा रहा है? पासबुक को मेंटेन करना, अपन नॉर्मल बैंक में पासबुक मेंटेन करवाते हैं, ये बैंक भी कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का लोन्स और डिपॉजिट्स पे, तो सीबीएस की हेल्प से इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया जा सकता है। कस्टमर कौन आया, किसका कितना अकाउंट है, कितना कितना जमा करवाया, कितना कितना लोन लिया, कस्टमर का सारा डेटा सीबीएस सॉफ्टवेयर भी स्टोर कर सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, किससे कितना पेमेंट लाना बाकी है, किसने कितना दे दिया, ये सारी चीजें भी सीबीएस सॉफ्टवेयर मेंटेन कर सकता है। सीबीएस सॉफ्टवेयर की हेल्प से कोई कस्टमर पैसा विड्रॉ भी कर सकता है। तो सीबीएस सॉफ्टवेयर, सीबीएस सोल्यूशन भी वो सारे काम कर सकता है जो एक नॉर्मल बैंक करता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये अपन ने पढ़ लिया बेटा की मॉड्यूल्स ऑफ सीबीएस। क्या क्या मॉड्यूल्स पढ़े थे अपन ने सीबीएस के? बैक ऑफिस, डेटा वेयरहाउस, क्रेडिट कार्ड सिस्टम, एटीएम, सेंट्रल सर्वर, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग एंड ब्रांच बैंकिंग, ये सारे तो मॉड्यूल्स हैं। और सीबीएस बेसिकली होता क्या है? जब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है तो सीबीएस जनरेट हो जाती है, और वो सारे काम करता है ये सॉफ्टवेयर जो एक नॉर्मल बैंक करता था। ठीक है, देन कुछ फीचर्स होते हैं, कोर फीचर्स ऑफ सीबीएस। कोर बैंकिंग सिस्टम जो है उसके कुछ फीचर्स होते हैं। क्या फीचर्स हैं कोर बैंकिंग सिस्टम में? इसमें से ज्यादा फीचर्स याद कर लेना, मतलब मुश्किल से 1 या 2 फीचर छोड़ के, बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं, तो 1-2 फीचर्स छोड़ के आपको कोशिश करना आप 80 to 90% फीचर्स याद कर लो। क्या क्या फीचर्स हैं? ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग, ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग, यहाँ जो भी डेटा प्रोसेस होता है वो हाथ की हाथ प्रोसेस होता है, किसी भी वक्त प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि सारा काम कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हो। ऑनलाइन रियल टाइम, एक जगह से माइनस हुआ तो मेन डेटाबेस में हाथ की हाथ वो चीज माइनस हो जाएगी। ट्रांजेक्शंस, यहाँ पे ट्रांजेक्शंस जो हैं इमीडिएटली पोस्ट किए जाते हैं, इमीडिएटली हाथ की हाथ पोस्ट किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता ट्रांजेक्शन आ गया उस पर इंतजार कर रहे हैं और 2 घंटे बाद पोस्ट कर रहे हैं, नहीं, हाथ की हाथ उसकी एंट्री हो जाती है सीबीएस के अंदर। सारे जो डेटाबेसेस हैं, डेटाबेसेस भी अपडेटेड साथ के साथ होते रहते हैं, डेटाबेस भी अपडेट जो है वो साथ के साथ होते रहते हैं, साइमल्टेनियसली अपडेशन होता रहता है। साथ के साथ मतलब किसी ने अगर 2000 रुपए निकाले तो हाथ की हाथ उसके डेटाबेस में से 2000 माइनस हो जाएगा, किसी ने 4000 जमा करवाए तो हाथ की हाथ उसके डेटाबेस में 4000 प्लस हो जाएगा।
यहाँ सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस हैं। सेंट्रलाइज का मतलब सारा काम एक ही जगह से हो रहा है, सारे ब्रांचेस के लिए एक ही डेटाबेस, एक ही सर्वर है, सारी चीजें, हर ब्रांच का सारा डेटा इसी डेटाबेस पे स्टोर हो रहा है, इसी सर्वर के थ्रू काम किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिमोट इंटरेक्शन होता है कस्टमर्स के साथ। रिमोट इंटरेक्शन विद कस्टमर मतलब कहीं से भी बैठे हुए आप कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपको वहीं के कंप्यूटर में बैठने की जरूरत नहीं है। रिमोट इंटरेक्शन है, किसी भी कस्टमर से कहीं से भी आप इंटरेक्शन कर सकते हैं अगर आपने ये सॉफ्टवेयर काम में ले रहे हो तो। यहाँ पे सिस्टम बेस्ड कंट्रोल्स लगाए गए हैं। सिस्टम बेस्ड कंट्रोल मतलब सिस्टम बेस्ड कंट्रोल्स मतलब बहुत हाई सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाए गए हैं कि जिस भी कंप्यूटर में, जिस भी उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है सीबीएस का, वहां कोई एरर्स, कोई रिस्क, कोई थेफ्ट नहीं हो सकता, इसलिए सिस्टम बेस्ड कंट्रोल यहाँ पे लगाए गए हैं। यहाँ ऑथराइजेशन होता है, ऑथराइजेशन भी होता है। ऑथराइजेशन हर लेवल पे ऑथराइजेशन होगा कि वो बंदा रिलायबल है या नहीं है। अगर आईडी पासवर्ड मांगना है तो आईडी पासवर्ड मांगेगा, पिन नंबर मांगना है तो पिन नंबर मांगेगा, थंब इम्प्रेशन मांगना है तो थंब इम्प्रेशन मांगेगा। मतलब हर जगह उस बंदे का प्रॉपर ऑथराइजेशन चेक किया जाता है कि वो बंदा कोई गलत बंदा तो नहीं है। एंड डेली, हाफ ईयरली, एनुअल क्लोजिंग यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हो। डेली, हाफ ईयरली और एनुअल क्लोजिंग। क्लोजिंग जो होती है वो जो बैंक्स में जैसी नॉर्मल क्लोजिंग होती थी, सॉफ्टवेयर के हेल्प से भी क्लोजिंग की जा सकती है। जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है उसकी ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग हो जाती है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती, आपका नाम, आपका एड्रेस, तो अगर कहीं पे लिखा हुआ दिखना है तो ऑटोमेटिकली, अगर डेटाबेस में स्टोर है तो आपका नाम, एड्रेस ऑटोमेटिकली वहां से उठकर आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख जाएगा। तो ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग हो रही है आपकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है यहाँ पे। एंड anywhere, anytime access to customers and vendors, anytime, anywhere, कहीं से भी, कभी भी, किसी भी कस्टमर से और किसी भी वेंडर से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर आप सीबीएस सॉफ्टवेयर को काम में ले रहे हैं। तो क्या क्या फीचर्स होते हैं सीबीएस सॉफ्टवेयर के? ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग, हाथ की हाथ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होती है। देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द अकरेंस एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन इमीडिएटली प्रोसेस किए जाते हैं, सारे डेटाबेस साथ के साथ अपडेट होते जाते हैं। सारा काम सेंट्रलाइज है, सारे बैंक की ब्रांचेस सबके लिए एक ही सर्वर, एक ही डेटाबेस है। रिमोट इंटरेक्शन है, कस्टमर से कहीं से भी बैठे हुए आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम बेस्ड कंट्रोल्स लगाए गए हैं कि उसमें कोई भी एरर आने के चांसेस ना हो, इसलिए ऐसे कंट्रोल्स, बहुत हाई सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाते हैं। ऑथराइजेशन लेवल, हर लेवल पे ऑथराइजेशन चेक किया जाता है कि वो बंदा रिलायबल पर्सन है या ऑथराइज बंदा है या नहीं उस ट्रांजेक्शन को एक्सेस करने के लिए। डेली, हाफ ईयरली क्लोजिंग भी की जा सकती है सीबीएस सॉफ्टवेयर के थ्रू। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर लेता है। अगर कहीं पे आपका नाम, एड्रेस दिखाना है तो ऑटोमेटिकली सीबीएस सॉफ्टवेयर डेटाबेस उठाकर आपका नाम, एड्रेस दिखा देगा। और कभी भी, कहीं से भी, किसी भी कस्टमर से और किसी भी वेंडर से आप इसके थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स होते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम के, कोर बैंकिंग सिस्टम के। देन कंपोनेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ सीबीएस। कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ सीबीएस, जो ये सीबीएस सॉफ्टवेयर होते हैं, कोर बैंकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं एंड इनका कैसा क्या आर्किटेक्चर होगा, इसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स। टेक्नोलॉजी कंपोनेंट, सीबीएस एक टेक्नोलॉजी टाइप सी है, तो उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए रहते हैं। सीबीएस में टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए रहते हैं, क्या क्या चाहिए रहते हैं? सीबीएस में आपको एक डेटाबेस चाहिए होगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होगा जहां आप डेटाबेस रख सको, डेटाबेस को रन कर सको। ऑब्वियसली सीबीएस सॉफ्टवेयर चलाने का डेटाबेस चाहिए होगा। एप्लीकेशन एनवायरनमेंट आपको चाहिए होगा। एप्लीकेशन मतलब जो फ्रंट एंड में जो एप्लीकेशन कस्टमर से इंटरेक्ट करेगी, जो आपकी वेबसाइट जो कस्टमर से इंटरेक्ट करेगी, उसके लिए चलाने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ेगी सीबीएस के अंदर। वेब एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ेगी, वेबसाइट्स वगैरह चलाने के लिए वेब सर्वर्स वगैरह आपको चाहिए होंगे, आपको सीबीएस चलाना है तो। सिक्योरिटी, सीबीएस में एक सिक्योरिटी के लिए भी होना चाहिए कंपोनेंट की, सिक्योर बहुत ज्यादा सीबीएस रहे।
सीबीएस में ऐसा भी होना चाहिए कि वो कनेक्टिविटी दे सके टू द कॉर्पोरेट नेटवर्क। कॉर्पोरेट मतलब उस ऑफिस, उस बैंक के पर्सनल प्राइवेट नेटवर्क से सीबीएस सॉफ्टवेयर अपने आप को कनेक्ट कर सके एंड इंटरनेट से भी अपने आप को कनेक्ट कर सके, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट करेगा तभी इंटरनेट से कनेक्ट होगा तभी बाकी कस्टमर से इंटरेक्ट कर पाएंगे, और कॉर्पोरेट नेटवर्क से अगर आप कनेक्ट करोगे तो ब्रांचेस से कनेक्टिविटी हो पाएगी आपकी। डेटा सेंटर्स होने चाहिए सीबीएस के लिए। डेटा सेंटर समझते हैं ऐसी बड़ी बड़ी जगह जहाँ पे खूब सारा डेटा रखा जाता है। एंड डिजास्टर रिकवरी सेंटर्स भी होने चाहिए कि अगर कोई डिजास्टर आ गया तो उसको कैसे क्या रिकवर करना है, ये सब भी इसका कंपोनेंट होना चाहिए। इन सब के बारे में भी आप ध्यान रखोगे जब भी सीबीएस सॉफ्टवेयर आप यूज में ले रहे हैं या बना रहे हैं। देन नेटवर्क के लिए भी कुछ नेटवर्क सोल्यूशन भी होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे अपन हर जगह से कनेक्ट कर सकें, कनेक्टिविटी हो सके, हर ब्रांचेस से, हर कस्टमर से, हर वेंडर से आपकी कनेक्टिविटी हो सके। एंटरप्राइज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, एंटरप्राइज पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी कैसे क्या सिक्योर रहेगी। ये सॉफ्टवेयर सिक्योर, बैंक के अंदर ये सॉफ्टवेयर लिखा है तो ये सॉफ्टवेयर सिक्योर, और बैंक भी कैसे क्या सिक्योर रहेगा, बैंक में भी कोई चोर वगैरह ना घुस जाए, तो उसके लिए भी यहाँ पे होना चाहिए कंपोनेंट की एंटरप्राइज कैसे क्या सिक्योर रहेगी। ब्रांचेस होनी चाहिए एंड ताकि वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर पाए, ये सब होना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। क्यों मॉनिटरिंग की जाएगी? रिस्क को मैनेज करने के लिए कि कोई रिस्क तो नहीं आ गया, ना कोई रिस्क तो नहीं आ रहा ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इस चीज के लिए भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो सीबीएस के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं सीबीएस सॉफ्टवेयर के? डेटाबेस चाहिए, उसको एप्लीकेशन चाहिए, उसको वेब एनवायरनमेंट चाहिए, सिक्योरिटी के लिए कुछ चाहिए, एक ऐसी कनेक्टिविटी चाहिए जिससे वो कॉर्पोरेट नेटवर्क को कनेक्ट कर सके, डेटा सेंटर्स चाहिए एंड डिजास्टर रिकवरी सेंटर्स चाहिए, नेटवर्क सोल्यूशन चाहिए ताकि उसको हर जगह से वो अपने आप को कनेक्ट कर सके, एंटरप्राइज की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, एंटरप्राइज की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए एंड ब्रांचेस भी होनी चाहिए ताकि डेटा एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर किया जा सके, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करोगे कि कोई रिस्क तो नहीं आ रहा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से। ये सारी चीजें आप सीबीएस के कंपोनेंट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। जब भी कोई सीबीएस बनाएगा कोई बंदा, तो ये सारी चीजें सीबीएस सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए। देन कुछ की एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ की एस्पेक्ट्स होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं। इनबिल्ट मतलब उसके अंदर लगे हुए। जो सीबीएस का आर्किटेक्चर है, जो सीबीएस का आर्किटेक्चर है उसके अंदर कुछ चीजें जो होती हैं वो इनबिल्ट होती हैं, वो चीजें ऑलरेडी लगी हुई होनी चाहिए, ये कहता है सीबीएस, इनबिल्ट होनी चाहिए। सीबीएस को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो वो चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे आप लोग घर बनाते हैं, अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जो आयरन एंड स्टील के जो सरिये खड़े करते हैं, बहुत लंबे लंबे पिलर्स खड़े करते हैं अपन, तो वो पिलर्स क्या होते हैं, वो पिलर्स उसकी नींव है, उस पिलर्स की हेल्प से वो घर आपका स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। तो वो अंदर, हर घर के अंदर वो पिलर्स होने चाहिए तभी घर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वैसे ही किसी भी सीबीएस सॉफ्टवेयर के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी वो कहेंगे वो सीबीएस सॉफ्टवेयर आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है, मतलब रिलायबल सॉफ्टवेयर है। क्या क्या चीजें होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो सीबीएस के अंदर क्या होता है, सीबीएस में जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो स्पीडली फ्लो होनी चाहिए एंड एक्यूरेटली फ्लो होनी चाहिए। मतलब ऐसा सीबीएस सॉफ्टवेयर बनाओ कि जब एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच इंफॉर्मेशन जब फ्लो हो रही है, तो स्पीडली इंफॉर्मेशन फ्लो हो सके एंड एक्यूरेटली आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो हो सके। तो इंफॉर्मेशन फ्लो होना चाहिए की आर्किटेक्चर में। देन कस्टमर सेंट्रिक, आप सीबीएस सॉफ्टवेयर कैसा बनाओगे? कस्टमर को ध्यान में रखते हुए सीबीएस सॉफ्टवेयर बनाओगे कि कस्टमर को दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसको यूज में लेने से। कस्टमर मतलब कस्टमर सेंट्रिक, सीबीएस सॉफ्टवेयर की हेल्प से बैंक आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके टारगेट कस्टमर्स कौन है। इस सॉफ्टवेयर को चलाकर, इस सॉफ्टवेयर को रन कर जो बैंक्स होते हैं वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे ये टारगेट कस्टमर्स हैं, हमारे ये हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनसे हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, ताकि जो टारगेट कस्टमर उनको राइट प्रोडक्ट आप राइट टाइम पे ऑफर कर पाए एंड राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे ऑफर कर पाए और राइट चैनल के थ्रू ऑफर कर पाए कि जब उनको जरूरत है तभी वो प्रोडक्ट अगर आप ऑफर कर दोगे तो इससे बिजनेस का क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। तो सीबीएस सॉफ्टवेयर की हेल्प से बैंक्स जो है वो अपने टारगेट कस्टमर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं,
ताकि उन टारगेट कस्टमर्स को आप राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे राइट चैनल के थ्रू अगर आप ऑफर करेंगे तो आपके बिजनेस का, आपके बैंक का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। और क्या होना चाहिए उसके आर्किटेक्चर के अंदर? रेगुलेटरी कंप्लायंस। रेगुलेटरी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। सीबीएस जो है सॉफ्टवेयर वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता हुआ बना हुआ होना चाहिए। मतलब जितनी भी आरबीआई जो भी रेट्स निकालती है वो सब रेट्स आपका सीबीएस सॉफ्टवेयर फॉलो करेगा। तो ये रेगुलेटरी कंप्लायंस ये बिल्ट इन है, उसके अंदर बिल्ट इन ये फीचर ऑलरेडी लगा हुआ है कि हम सारा काम रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करेंगे। एंड यहाँ पे रेगुलरली अपडेट होती रहती है, रेगुलरली अपडेशन की यहाँ पे ये फीचर होता है। अगर आरबीआई ने सीआरआर की रेट पहले 4% कर रखी थी, अब आरबीआई ने 4.5% कर दी, तो आपका सीबीएस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा, वो 4.5% के अकॉर्डिंग सीआरआर कैलकुलेट करने लग जाएंगे बैंक आपके लिए। तो ऑटोमेटिक रेगुलर अपडेट होती रहे आपकी जितनी भी रेगुलेटरी कंप्लायंस है, ताकि हमेशा हम कंप्लाई कर सके। कंप्लाई मतलब हमेशा बैंक या रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम कर सके। तो रेगुलेटरी कंप्लायंस भी सीबीएस के अंदर इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट मतलब लगा हुआ है ऑलरेडी, ताकि हर वक्त वो जो बैंक है वो रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस है आरबीआई की उसके अकॉर्डिंग ही काम करे और वो हमेशा अपडेट होती रहेगी। एंड सीबीएस सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइजेशन कर सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करवा सके, ऐसा सीबीएस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब जिससे अगर आप रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं तो आपकी कॉस्ट कम आएगी। कॉस्ट कैसे कैसे कम आएगी? अगर आप असेट्स को रीयूज कर रहे हैं, सीबीएस सॉफ्टवेयर की हेल्प से रीयूजेबिलिटी ऑफ असेट्स हो सकती है, एक ही असेट्स को बार बार काम में लिया जा सकता है। सीबीएस की हेल्प से फास्टर टर्न अराउंड टाइम हो जाता है, टर्न अराउंड टाइम कम लगता है। टर्न अराउंड टाइम मतलब रिस्पॉन्स का जो टाइम होता है, मैंने सॉफ्टवेयर को बोला मेरा अकाउंट नंबर दिखाओ, तो जो अकाउंट नंबर दिखाने में उनको रिवर्ट करने में जो टाइम लग रहा है वो कम से कम होना चाहिए, उनकी पूरी प्रोसेसिंग में टाइम कम से कम होना चाहिए। तो फास्ट सीबीएस की हेल्प से टर्न अराउंड टाइम कम लगता है। प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो गई, प्रोसेसिंग फास्ट हो गई क्योंकि सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। एंड सीबीएस सॉफ्टवेयर में एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज एक्यूरेसी। सीबीएस अगर सॉफ्टवेयर काम में ले रहा है तो हर चीज जो है बैंक का जितना भी डेटा वो आपको एक्यूरेटली मिलेगा, उसमें कोई भी गलती नहीं हो। तो सीबीएस सॉफ्टवेयर के हेल्प से रिसोर्सेज को भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, जिससे आपकी कॉस्ट कम आएगी। आप असेट्स को, बैंक असेट्स को रीयूज भी कर सकती हैं, फास्टर उनका टर्न रिस्पांस टाइम भी कम मिलेगा, उनकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी एंड उनकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये अपन ने पढ़े कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ सीबीएस। क्या पढ़ा? टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स, क्या क्या चीजें होनी चाहिए सीबीएस सॉफ्टवेयर के अंदर? डेटाबेस, एप्लीकेशन, वेब के लिए एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो कॉर्पोरेट नेटवर्क से कनेक्ट कर पाए, डेटा सेंटर्स होने चाहिए, डिजास्टर रिकवरी सेंटर्स होने चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए जिसकी हेल्प से वो हर जगह से अपने आप को कनेक्ट कर सके, पूरी की पूरी एंटरप्राइज भी सिक्योर रहे ऐसा कुछ भी होना चाहिए उसके अंदर, ब्रांच और डिलीवरी चैनल्स होने चाहिए, एंड ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको मॉनिटर करोगे कि रिस्क कितना आ रहा है, किस वजह से रिस्क आ रहा है, उनको कैसे क्या मैनेज किया जा रहा है, ये सारी चीजें सीबीएस सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए। एंड जब आर्किटेक्चर सीबीएस का बना रहे हैं तो कुछ चीजें इनबिल्ट होती हैं, इनबिल्ट मतलब ऑलरेडी लगी हुई है। क्या क्या? इंफॉर्मेशन फ्लो, कि जब भी जो भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है वो स्पीडली और एक्यूरेटली जाएगी। कस्टमर सेंट्रिक, सीबीएस हेल्प करेगा बैंक को ये फाइंड आउट करने में कि उनके टारगेट कस्टमर्स कौन है, उनको ताकि राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे राइट चैनल के थ्रू वो प्रोवाइड करवाएगा तो उस बैंक का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। देन रेगुलेटरी कंप्लायंस, की हमेशा हम जो आरबीआई की गाइडलाइंस है बैंक उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर आरबीआई ने गाइडलाइंस में कुछ अपडेशंस किया तो इसमें ऑटोमेटिकली अपडेशन हो जाएगा। देन रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, की रिसोर्सेज का भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है यहाँ पे ताकि ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम से कम आए। इसकी हेल्प से असेट्स को रीयूज कर सकते हो, टर्न अराउंड टाइम जो रिस्पांस टाइम है वो कम लगेगा, प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी और एक्यूरेसी भी बैंक की बढ़ जाएगी। आ गई बात समझ में? देन नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे दैट इज, हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे सीबीएस आईटी एनवायरनमेंट। जो सीबीएस है आईटी एनवायरनमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको पता है डेटाबेस चाहिए, आपको एप्लीकेशन चाहिए, आपको वेब चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सीबीएस में जो आईटी रिलेटेड जो भी चीजें लगती हैं वो क्या क्या लगती है उनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो सीबीएस बेसिकली एक टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट है, सब चीजें टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम में लिया जाता है। सीबीएस के अंदर एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम में लिया जाता है। अब क्या होता है ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर?
यहाँ पे जो सर्वर्स होते हैं सीबीएस में, जो सर्वर्स होते हैं, सर्वर्स कौन होते हैं? जो आपको सर्विस देंगे। क्लाइंट ने कोई भी मांगा कुछ भी प्रोसेसिंग, उसकी प्रोसेसिंग कर कर जो आपको सर्विस देते हैं वो सर्वर्स होते हैं। तो यहाँ पे रिमोट सर्वर्स होते हैं। रिमोट मतलब वहीं पे नहीं है सर्वर। सीबीएस सॉफ्टवेयर का इस बैंक का सर्वर कहीं और पड़ा है, इस बैंक का सर्वर कहीं और, उसी बैंक में नहीं है। तो रिमोट सर्वर्स होते हैं यहाँ पे। एंड रिमोट सर्वर्स एंड क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट्स जो होते हैं, जो ब्रांचेस होती हैं वो क्लाइंट्स होती हैं, और जो मेन ब्रांच होगी, जो मेन हेड ऑफिस होगा, उसको अपन सर्वर कह देंगे। यहाँ पे यहाँ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है सीबीएस आईटी एनवायरनमेंट के अंदर। अब ये सर्वर क्या होते हैं? देखो सर्वर क्या होते हैं? सर्वर सर्विस देते हैं। किस चीज की सर्विस देते हैं? जो भी क्लाइंट है उनको कोई भी रिक्वेस्ट बोली कि हमें ये काम कर कर दो, उस रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग कर कर, उस रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग कर कर, और जो भी आंसर आएगा, जो भी आउटपुट आएगा, वो क्लाइंट किसको भेज देंगे? आउटपुट जाएगा, वो सर्वर किसको भेज देगा? वापस क्लाइंट को भेज देगा। तो सर्वर का काम क्या है? क्लाइंट ने सर्वर को बोला मुझे ये काम कर कर दो। क्लाइंट के पास खुद के पास कोई प्रोसेसिंग पावर नहीं है, खुद कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता क्लाइंट। सर्वर ने उसकी प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग कर कर आउटपुट वापस क्लाइंट को देख दिया, ताकि यूजर उसकी क्लाइंट की हेल्प से देख पाए। जैसे कि आप लोगों का जब रिजल्ट आता है सीए वालों का, तो रिजल्ट आता है, आप लोग क्या करते हैं? एक स्क्रीन पे आप लोग अपना सीआरओ नंबर लिखते हैं और एक अपना पिन नंबर लिखते हैं। फिर आप एक सबमिट बटन होता है उसको दबाते हैं। तो ये जहां पे आप सीआरओ नंबर, जहां पे पिन नंबर लिखते हैं, उसको तो अपन क्लाइंट बोलते हैं कि मैंने क्लाइंट को बोला कि मुझे सीआरओ नंबर, इस पिन नंबर का मुझे मार्कशीट मार्क्स निकाल कर बताओ। ये क्लाइंट का काम है। पर क्लाइंट खुद नहीं निकाल सकता मार्क्स, खुद प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। क्लाइंट किसको बोलेगा ये काम? सर्वर को बोल देगा। जो भी आपकी आईसीआई का सर्वर होगा, क्लाइंट उसको बोल देगा। सर्वर पे सारी चीजें स्टोर्ड है, सर्वर पे सब चीजें पता है सर्वर को, सर्वर के पास प्रोसेसिंग भी है तो सर्वर के पास स्टोरेज भी है, सब कुछ है। सर्वर ने उसकी प्रोसेसिंग की, हाँ सीआरओ नंबर के अकॉर्डिंग सर्वर ने ये निकाला कि ये बंदे का ये मार्कशीट है, प्रोसेसिंग कर कर आउटपुट क्लाइंट को दे दिया, और आपको आपकी स्क्रीन पे आपके मार्क्स दिख गए कि आपके इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स है, पास हुए या फेल हुए। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है। क्लाइंट तो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये काम चाहिए, और सर्वर उसको प्रोसेस कर कर उसका आउटपुट क्लाइंट को दे देता है, और वो आउटपुट क्लाइंट से यूजर अपना आउटपुट देख लेता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब सीबीएस जो आईटी एनवायरनमेंट होता है, सीबीएस आईटी एनवायरनमेंट होता है, उसमें बहुत सारे तरह के सर्वर्स होते हैं। जो बैंकिंग का आईटी एनवायरनमेंट होता है उसमें बहुत सारे तरीके के सर्वर्स होते हैं। अपन अब टाइप्स ऑफ सर्वर्स पढ़ेंगे सीबीएस के अंदर ही। सीबीएस के आईटी एनवायरनमेंट में बहुत सारे तरह के सर्वर्स होते हैं। पहला सर्वर है अपना एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर क्या काम होता है? इस एप्लीकेशन सर्वर का क्या काम होता है? इस एप्लीकेशन सर्वर का देखो, सपोज एसबीआई बैंक है। एसबीआई बैंक की ब्रांच है मल्टीपर्पस, 1 नंबर रोड और 2 नंबर रोड, 3 जगह ब्रांचेस हैं। अगर एक कस्टमर मल्टीपर्पस से 2000 रुपए माइनस करता है, एक कस्टमर 1 नंबर रोड से, कस्टमर ए तो है जो 2000 रुपए माइनस कर रहा है, कस्टमर बी 10,000 जमा करवा रहा है बी नंबर वाली ब्रांच से, और 3 नंबर वाली रोड से कस्टमर सी जो है वो 5,000 रुपए भी माइनस कर रहा है। ये 3 काम कर रहे हैं, 3 अलग अलग कस्टमर 3 अलग अलग ब्रांचेस से कर रहे हैं। पर एसबीआई का जो मेन डेटाबेस होगा, वहां पे ए बी सी, ए के अकाउंट में, तीनों के अकाउंट में पहले 10,000 रुपए थे। सपोज तीनों के अकाउंट में इनिशियली कितने रुपए थे? 10,000 रुपए थे। ए ने 2,000 रुपए लिए, तो हाथ की हाथ 2,000 माइनस होके कितने हो जाएंगे? 8,000 हो जाएंगे इसके अकाउंट में। इसने 10,000 और जमा करवा दिया, तो इसके अकाउंट में अब कितने हो गए बेटा? 20,000 रुपए हो गए। इसने 5,000 माइनस कर लिए, तो इसके अकाउंट में अब कितने बचे? 5,000। हाथ की हाथ डेटाबेस अपडेट हो गया। ये काम है एप्लीकेशन सर्वर का। मतलब क्या हुआ? कोई भी कस्टमर बैंक की किसी भी ब्रांच से कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है, वो ट्रांजैक्शन हाथ की हाथ डेटाबेस में अपडेट हो जाता है। ये अपडेट करने का काम किसका है? एप्लीकेशन सर्वर का। आप थोड़ी ना डेटाबेस में जाकर उसको माइनस प्लस कर रहे हो, ऑटोमेटिकली हो रहा है। ऑटोमेटिक मतलब कौन कर रहा है? अंदर तो कोई ना कोई कर रहा होगा। ये काम किसका? एप्लीकेशन सर्वर का। एप्लीकेशन सर्वर ने क्या किया? कोई भी कस्टमर बैंक की किसी भी ब्रांच से कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो सारे ट्रांजैक्शन
हाथ की हाथ की हाथ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का मतलब क्या होता है? जो पूरी बैंक का जो डेटाबेस है, जो एसबीआई का पूरा डेटाबेस है, उसमें हाथ की हाथ वो ट्रांजेक्शन अपडेट कर देगा। ये अपडेशन का काम किसका हुआ? एप्लीकेशन सर्वर का काम हुआ। तो एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है? कोई भी बंदा बैंक की किसी भी ब्रांच से कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करे, वो ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन सर्वर हाथ की हाथ जो सेंट्रल डेटाबेस सर्वर है, सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर्स हैं, इनको सेंट्रलाइज डेटाबेस भी बोल सकते हैं या सेंट्रलाइज डेटा सेंटर्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। डेटा सेंटर तो मतलब बहुत बड़ी जगह जहाँ खूब सारा डेटा डेटा रखा है, डेटाबेस से भी ज्यादा डेटा रखा है, और डेटाबेस में भी जहाँ खूब सारा डेटा रखा है, तो वहां पे हाथ की हाथ अपडेट कर देता है। ये काम किसका हुआ? एप्लीकेशन सर्वर का। समझ में आ गया? एप्लीकेशन सर्वर क्या हो रहा है? कोई भी कस्टमर बैंक की किसी भी ब्रांच से कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करे, वो ट्रांजेक्शन हाथ की हाथ अपडेट कर देता है डेटाबेस के अंदर, सेंट्रलाइज डेटाबेस के अंदर, सेंट्रलाइज डेटा सेंटर के अंदर। कौन? एप्लीकेशन सर्वर हाथ की हाथ उसको अपडेट कर देता है। ठीक है। सेकेंड तरीके का आईटी एनवायरनमेंट के अंदर, सीबीएस के आईटी एनवायरनमेंट के अंदर सेकेंड सर्वर है, दैट इज डेटाबेस सर्वर। अभी डेटाबेस सर्वर क्या करेगा भाई? डेटाबेस सर्वर क्या होगा? डेटाबेस सर्वर ये ऐसा सर्वर है जहां बैंक का एंटायर डेटा रखा है। डेटाबेस है तो आपको समझ में आ रहा है, सारा का सारा डेटा बैंक का यहीं पे रखा हुआ रहेगा। सारा डेटा रखा है। कौन सा डेटा रखा है? लाइक कस्टमर से रिलेटेड जितना भी डेटा है, कस्टमर का मास्टर, उसने कितना क्या जमा करवा रखा है, कितना क्या निकाल रखा है, कौन सा लोन चल रहा है, ये सारा डेटा। आपकी एम्प्लॉइज से रिलेटेड भी यहाँ सारा डेटा रखा होगा। कौन एम्प्लॉय कब आया, कितना कब गया, किसकी कितनी सैलरी है, कौन कौन सी पोस्ट पे है, किसका क्या एड्रेस है, क्या फोन नंबर है, सबके बारे में यहाँ डेटा रखा है। आपकी जो एफडी की जो रेट्स चल रही हैं, कि अगर आप ये वाला 5 साल के लिए एफडी कराते तो ये रेट है, 10 साल के लिए एफडी कराते तो ये रेट है, ये जो भी डेटा है ये सब भी डेटाबेस के अंदर रखा है। आपकी जो लोन की रेट है, कि अगर आप होम लोन लेते हैं तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, अगर आप कंस्ट्रक्शन लोन लेते हैं तो ये लगेगा, ये लेते हैं तो ये लगेगा। तो लोन की भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो सारी तरीके का डेटा कहाँ रखा है? आपका डेटाबेस सर्वर के अंदर रखा है। तो डेटाबेस सर्वर के अंदर सारा डेटा रखा है बैंक का, कस्टमर से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड, एफडी रेट्स, लोन रेट्स, जितना भी बैंक के अंदर जो भी डेटा काम में लिया जाता है, वो सारा का सारा डेटा कहाँ रखा है आपका? वो सारा का सारा डेटा आपका डेटाबेस सर्वर के अंदर रखा है। इस डेटाबेस सर्वर को कौन एक्सेस कर पा रहा है? एप्लीकेशन सर्वर इसको एक्सेस कर पा रहा है। हाँ, कर पा रहा है। अभी आपने देखा कि जो ये एप्लीकेशन सर्वर था, इसने डेटाबेस के अंदर जितने भी चेंजेस करने थे वो कर दिए, तो मतलब ये डेटाबेस को एक्सेस कर पा रहा है। तो एप्लीकेशन सर्वर जो होता है वो डेटाबेस को एक्सेस कर पाता है। जो भी डेटा डेटाबेस सर्वर के अंदर पड़ा है वो बहुत सिक्योर्ड होना चाहिए, बहुत सिक्योर्ड होना चाहिए। मतलब कोई अनऑथराइज बंदा उसको कोई चेंजेस ना कर पाए, अनऑथराइज बंदा उसमें कोई चेंजेस उसको एक्सेस ना कर पाए, क्योंकि बैंक का सारी बैंक डिपेंड ही डेटाबेस सर्वर पे करती है, सारा डेटा पे करती है। तो कोई भी अनऑथराइज बंदा डेटाबेस सर्वर को एक्सेस ना कर पाए, इसलिए वहां पे सिक्योरिटी लगाना बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी लगाना, प्रॉपर मेंटेन करना डेटाबेस सर्वर को, ये सब काम बहुत जरूरी है। प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना कि कौन एक्सेस कर रहा है कौन नहीं। अब ये सब काम कौन करेगा? मेंटेन करना, डिसिप्लिन करना। इसके लिए अपन एक बंदा हायर कर लेते हैं डेटाबेस सर्वर को मैनेज करने के लिए। उस बंदे का नाम है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। उस बंदे का नाम है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? एक ऐसा बंदा जो पूरे डेटाबेस में जितना भी काम हो रहा है उसको मेंटेन करना, और उसको डेटाबेस में जितना भी काम हो रहा है उसको मेंटेन करना, उसके डिसिप्लिन बनाना, कोई अनऑथराइज बंदा उसको एक्सेस ना कर ले, ये सारा काम किसका? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। पर है तो ये भी इंसान। अगर इसने कुछ गलत कर दिया तो क्या होता है? जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो भी काम करता है उस काम की भी पूरी लॉग बनती है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने जो भी चेंजेस किए, जो भी काम किया है, उन सब की भी एक लिस्ट बनती है, उन सब की भी एक लिस्ट बनती है, और उस लिस्ट की स्क्रूटनी होती है। उस लिस्ट की क्या होती है? स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी मतलब उस लिस्ट को एनालाइज किया जाता है। ये एनालाइज कौन करेगा? जो ऑडिटर होगा बैंक का, जो ऑडिट करने जाएगा, वो इस डेटाबेस, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने भी जो डेटाबेस के अंदर जो भी काम किए उन सबको भी ऑडिटर देखेगा कि इसने क्या काम किया था, किसका क्या इफेक्ट पड़ा था ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये सारी चीजें कौन देखेगा? एक ऑडिटर एनालाइज करेगा। समझ में आया? डेटाबेस सर्वर्स क्या होते हैं? डेटाबेस सर्वर्स जहां बैंक का सारा डेटा रखा है, कस्टमर से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड, एफडी रेट्स, लोन रेट्स, पेनल्टी, सब कुछ रखा है यहाँ पे। एप्लीकेशन सर्वर इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होने की जरूरत है, क्योंकि अनऑथराइज बंदा अगर इसको चेंज कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बैंक के लिए। इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए, इसको डिसिप्लिन करने के लिए अपन एक पर्सनल हायर करते हैं। उस पर्सनल का नाम होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर।
ये बंदा भी जो भी काम कर रहा है, जो भी चेंजेस कर रहा है, उस काम का भी मॉनिटर किया जाता है, उन काम को भी ध्यान रखा जाता है, पूरे काम की लिस्ट बनती है, लॉग बनता है, उस लॉग की स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी मतलब एनालिसिस होती है, वो एनालिसिस परफॉर्म कौन करेगा, जो ऑडिटर होगा, वो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने जो काम किया, ऑडिटर ये सारे काम इसको भी चेक करेगा। तो डेटाबेस सर्वर को एक तो एप्लीकेशन सर्वर डायरेक्टली एक्सेस कर पाए, और भी सर्वर्स होते हैं जो डेटाबेस सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हैं, और भी सर्वर्स होते हैं। एक तो होता है इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर, इंटरनेट बैंकिंग अभी पढ़ेंगे अपन आगे, इन सर्वर्स का मतलब क्या होता है। इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर भी डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, IBAS। एंड एक होते हैं आपके ATM चैनल सर्वर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन चैनल सर्वर्स जो होते हैं, ये दोनों के दोनों सर्वर्स डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो 3 सर्वर्स डेटाबेस को एक्सेस कर पा रहे हैं, एप्लीकेशन सर्वर, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एप्लीकेशन सर्वर अलग है, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर अलग है। एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर्स एंड ATM सर्वर्स भी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो 3 सर्वर्स जो है वो डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन सर्वर, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर्स एंड ATM चैनल सर्वर्स। 2 सर्वर समझ में आए अपन ने, एक तो पढ़ा है एप्लीकेशन सर्वर, एक अपन ने पढ़ा है डेटाबेस सर्वर। नेक्स्ट तरीके का सर्वर कौन सा है, नेक्स्ट तरीके का सर्वर कौन सा है, ATM चैनल सर्वर। नेक्स्ट तरीके का सर्वर है आपका ATM चैनल सर्वर। क्या होते हैं ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन चैनल सर्वर। यहाँ पे इस सर्वर में क्या होता है, जितने भी ATM अकाउंट होल्डर्स होते हैं, जितने भी ATM होल्डर्स होते हैं, जिनके पास भी ATM है, उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे स्टोर की जाती है। जिस बंदे को ATM दे रखा है, उस ATM से कब कितना पैसा निकाला, कितनी लिमिट है ATM से, आप इतना ही रुपए एक दिन में निकाल सकते हैं, ये सारी डिटेल्स कहाँ स्टोर होती है, ATM चैनल सर्वर पे स्टोर हो जाती है। तो जितने भी ATM अकाउंट होल्डर्स हैं, उन सबकी डिटेल्स कहाँ स्टोर हो जाती है आपकी, उन सबकी डिटेल्स आपकी ATM चैनल सर्वर पे स्टोर हो जाती है। अब होता क्या है, देखिए आपने सपोज SBI बैंक का, जो SBI बैंक का आपने ATM ले रखा है, इस ATM से आपने 5,000 रुपए निकाल लिए, पर्सन ए ने इस ATM से 5,000 निकाल लिए, पर्सन बी ने इस ATM के थ्रू 7,000 रुपए बैंक में जमा करवा दिए, इसने तो माइनस किया, इसने प्लस कर लिया। पर्सन सी ने 15,000 रुपए इस ATM से निकाल लिए, 15,000 निकाल लिए। पर्सन डी ने 25,000 रुपए इस ATM से निकाल लिए। वैसे तो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली हाथ की हाथ अपडेट होता है, पर आप ATM से ये सारा काम कर रहे हैं, और बाई चांस जब आप ATM से ये काम कर रहे हैं, तब आपका जो सेंट्रल डेटाबेस है, जो आपका डेटाबेस सर्वर है, जो आपका डेटाबेस सर्वर है, वो अपने काम में बिजी है। सपोज जब आप ये ATM से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस टाइम पे जो आपका सेंट्रल डेटाबेस है या जो डेटाबेस सर्वर है, वो बिजी है, वो किसी भी काम में बिजी है। सपोज वो एंड ऑफ द डे एक्टिविटी करने में बिजी है, या वो कोई भी अकाउंट्स का बैलेंस मेंटेन करने में बिजी है। अगर ये बंदा, ये जो सर्वर है, ये किसी काम में बिजी है, एंड ऑफ द डे का कोई काम कर रहा है या अपने कोई काम कर रहा है, तो होता क्या है, आप जितने भी ये ट्रांजेक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये जितने भी ATM के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म होते हैं, तो एक बार क्या होता है, इन ट्रांजेक्शंस को एक टेम्परेरी फाइल में स्टोर कर देते हैं। ये ट्रांजेक्शन एक बार एक टेम्परेरी फाइल में स्टोर होता है, उस टेम्परेरी फाइल का नाम है PBF। PBF का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस फाइल। ये सारे ट्रांजेक्शन आपकी एक पॉजिटिव बैलेंस फाइल, जो एक टेम्परेरी फाइल है, ये फाइल कहाँ पे है मेरी, ये फाइल मेरी ATM सर्वर पे पड़ी है। जो ATM चैनल सर्वर है, इसी सर्वर पे ये फाइल है, इसी फाइल के अंदर एक बार टेम्परेरी टाइम के लिए सारी डिटेल्स स्टोर हो जाती है कि इस बंदे ने इतने निकाले, इस बंदे ने इतने जमा करवाए, ये भी, क्योंकि अभी सेंट्रल डेटाबेस क्या है आपका, बिजी है। तो हुआ क्या, जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सारे आपके ATM सर्वर पे PBF फाइल में स्टोर होते जा रहे हैं। फिर जैसे ही मेरा सेंट्रल डेटाबेस फ्री हो गया, जैसे ही मेरा सेंट्रल डेटाबेस फ्री हो गया, तो इस PBF फाइल से सारे ट्रांजैक्शन इसके अंदर अपडेट हो जाएंगे। इस PBF फाइल से सारे ट्रांजैक्शन अपडेट हो गए, तो इससे क्या हुआ, इससे कभी आपका ATM का काम भी नहीं रुका, नेवर स्टॉप, ATM भी हमेशा चल रहा है, चाहे सेंट्रल डेटाबेस बिजी हो। एंड सेंट्रल डेटाबेस भी जो उसका ऑलरेडी जो काम चल रहा था, वो काम कर पा रहा है, कंप्लीट करके फिर वो दूसरे काम पे ध्यान दे पा रहा है। ऐसा नहीं कि बीच में उसको ये काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। तो ATM चैनल सर्वर में क्या होता है, जितने भी ATM अकाउंट होल्डर्स हैं, उन सबकी डिटेल्स ATM चैनल सर्वर पे लिखी हुई है कि इस बंदे का ये पिन नंबर है, इसका ये वाला ATM है, इस बैंक का इसका ATM है, इसकी इतनी लिमिट है, या जो भी है सारी चीजें उसमें लिखी हुई है, चैनल सर्वर पे सारी चीजें सेव हैं। तो
अगर आप एटीएम से कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हो, बाय द टाइम आपका सेंट्रल डेटाबेस सर्वर जो है वो बिजी है, अपना एंड ऑफ द डे जो काम हो रहा है उसको खत्म करने में बिजी है, तो क्या होता है जितने भी एटीएम के थ्रू ट्रांजेक्शन होते हैं सारे के सारे चीजें आपकी एक टेम्परेरी फाइल में आप स्टोर कर लेते हैं। वो सारी टेम्परेरी फाइल कौन सी होती है? पीबीएफ, पॉजिटिव बैलेंस फाइल। ये फाइल कहाँ पड़ी है? एटीएम चैनल सर्वर पे पड़ी है। और जैसे ही आपका सेंट्रल डेटाबेस सर्वर फ्री होता है वैसे ही पीबीएफ फाइल सारे के सारे ट्रांजेक्शन को सेंट्रल डेटाबेस सर्वर में अपडेट कर देती है। इससे हुआ क्या? इससे एटीएम का काम कभी नहीं रुका, सेंट्रल डेटाबेस अपना जो काम ऑलरेडी चल रहा था उसको कंप्लीट करके फिर दूसरे काम पे ध्यान दे पा रहा है, एंड सेंट्रल डेटाबेस सर्वर हमेशा अपडेटेड रहेगा। क्यों? क्योंकि अपडेट करने के लिए पीबीएफ फाइल के पास सारे ट्रांजेक्शन है, तो सेंट्रल डेटाबेस सर्वर के पास ऐसा नहीं है कि कोई ट्रांजेक्शन छूट गया, मिस हो गया। जितने भी एटीएम से ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे के सारे सेंट्रल डेटाबेस सर्वर में हमेशा अपडेटेड रहेंगे। तो समझ में आ गया एटीएम चैनल सर्वर। तो इसने भी तो डेटाबेस सर्वर को एक्सेस किया, हाँ किया। तो मैंने पढ़ाया था ना डेटाबेस सर्वर को, एक तो एटीएम चैनल सर्वर्स एक्सेस कर पा रहे हैं, एक एप्लीकेशन सर्वर्स आपने देख लिया कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट तरीके के आपके सर्वर्स होते हैं दैट इज इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर। नेक्स्ट तरीके के आपके सर्वर्स होते हैं दैट इज आईबीसीएस। आईबीसीएस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर। इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर्स क्या होते हैं? इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर्स, यहाँ पे क्या होता है? इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर्स जितने भी इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, जो भी कस्टमर्स इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग कल अपन ने पढ़ा था ना, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड फोन बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब होता है बेटा नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग का मतलब होता है आपको उसकी वेबसाइट, उस बैंक की वेबसाइट को ओपन कर कर ही फिर बैंकिंग का काम परफॉर्म कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग में क्या था? आपके पास ऐप होनी चाहिए, गूगल पे है, पेटीएम है, उसकी हेल्प से अपन बैंकिंग का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पर अगर अपन को इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग करनी है तो उसमें अपन को उस बैंक की वेबसाइट ओपन करके उसमें आईडी पासवर्ड डालकर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वो फॉलो कर ही अपन बैंकिंग का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? जितने भी यूजर्स इंटरनेट बैंकिंग का काम में कर रहे हैं, जितने भी यूजर्स इंटरनेट बैंकिंग को काम में ले रहे हैं, उन सारे यूजर्स का क्या यूजर नेम है और क्या पासवर्ड है, ये सब चीजें यहाँ पे स्टोर होती हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर, चैनल सर्वर क्या बता रहा है आपको कि जितने भी इंटरनेट बैंकिंग को यूज करने वाले जो लोग हैं, नेट बैंकिंग को यूज करने वाले जो लोग हैं, उन सबका नाम और उन सबका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो इस इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर पे स्टोर होगा। प्लस यहाँ पे ब्रांच, किस ब्रांच से वो कस्टमर बिलोंग करता है वो भी डिटेल यहाँ स्टोर होगी। ये कस्टमर एसबीआई की झुंझुनू वाली ब्रांच से बिलोंग करता है, एसबीआई की जयपुर वाली या एसबीआई की दिल्ली वाली ब्रांच। झुंझुनू में भी मंडावा मोड़ या 1 नंबर रोड या 2 नंबर रोड, कौन सी ब्रांच से वो कस्टमर बिलोंग करता है, ये सारी डिटेल्स भी इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर में स्टोर होंगी। तो अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर मतलब नेट बैंकिंग करनी है तो सबसे पहले आपको बैंक की वेबसाइट, सबसे पहले बैंक की वेबसाइट में आपको क्या करना पड़ता है? अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। यूजर नेम पासवर्ड डालोगे तभी आप बैंक की वेबसाइट को ओपन कर पाओगे और उससे अपन इंटरनेट बैंकिंग कर पाएंगे। तो इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर क्या कर रहा है? ये जितने भी कस्टमर्स इंटरनेट बैंकिंग के हैं, उसके जितने भी कस्टमर्स नेट बैंकिंग के हैं, उन सारे कस्टमर्स का यूजर नेम पासवर्ड क्या होगा वो सब इस चैनल सर्वर पे स्टोर होता है। प्लस वो कस्टमर कौन सी ब्रांच से बिलोंग करता है वो भी वहां पे स्टोर होगा। अगर किसी कस्टमर को नेट बैंकिंग को एक्सेस करना है तो पहले उसको उस वेबसाइट में ओपन कर उसको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो वो उस नेट बैंकिंग की फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। समझ में आ गया इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर्स कौन से होते हैं? देन नेक्स्ट तरीके के आपके सर्वर है इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। नेक्स्ट तरीके के सर्वर्स हैं इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। देखो सिंपल एप्लीकेशन सर्वर अलग था और इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर अलग है, IBAS। वहां पे तो जो भी बंदा किसी भी ब्रांच से कोई भी ट्रांजेक्शन करे वो सर्वर उस ट्रांजेक्शन को ऑटोमेटिकली डेटाबेस के अंदर अपडेट करता था। इसका काम क्या है? इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर का काम क्या है? ऑथेंटिकेट करना कस्टमर को। इसका काम क्या है? ऑथेंटिकेशन चेक करना, ऑथेंटिकेट करना, जो भी उसके कस्टमर्स हैं उसको ऑथेंटिकेट करना। कस्टमर्स को ऑथेंटिकेट करना मतलब अगर किसी कस्टमर को बैंकिंग का काम करना है तो उसने अपना आईडी पासवर्ड डाला, तो इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर चेक करेगा कि आपने जो आईडी पासवर्ड डाला है ये सही डाला है या गलत डाला है। तो जो भी लॉगिन डिटेल्स जो चैनल सर्वर में है
इंटरनेट बैंकिंग IBCS के अंदर जो भी लॉगिन डिटेल्स उसकी पड़ी है उससे वो मैच करेगा। मतलब होगा क्या, अगर आपने SBI की वेबसाइट खोल ली, आपने SBI की वेबसाइट ओपन कर ली, आपने यूजर नेम डाला ए, पासवर्ड डाला 12AB $, ऐसा कुछ पासवर्ड आपने डाला। अब ये जो आपने डाला है ये सही डाला है या गलत, ये चेक कैसे होएगा? जैसे फेसबुक भी है, आप फेसबुक पे भी ID पासवर्ड डालते हैं, तो वो आप सही डाल रहे हो तो आप फेसबुक के अंदर एंटर कर सकते हो, नहीं तो वो बोलता है कि पासवर्ड गलत है, ये यूजर नेम गलत है, आप करेक्ट करो फिर ही आप अंदर एंटर कर सकते हो। तो आपने जो बैंक की वेबसाइट में ID पासवर्ड डाला, अब ये सारी डिटेल्स कहाँ स्टोर्ड हैं? चैनल सर्वर में। अभी अपन ने पढ़ा चैनल सर्वर में लिखा हुआ है कि ये जो बंदा है इस यूजर नेम का ये पासवर्ड होना चाहिए। चैनल सर्वर में ये बात लिखी है, उसने पासवर्ड लिखा है 124AB लिखा हुआ होना चाहिए, पर मैंने 12AB लिखा तो मतलब ये ऑथेंटिकेट बंदा नहीं है, ये इस चीज को एक्सेस नहीं कर सकता। अब ये जो मैच करने का काम है कि यहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ से मैच करना, ये मैच करने का काम किसका है? इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर का काम है। तो इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है? यूजर को, कस्टमर्स को ऑथेंटिकेट करने का काम करता है। जब भी कस्टमर्स अपनी लॉगिन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स डालता है उसको मैच किया जाता है इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर की डिटेल्स के साथ जो वहां पे स्टोर है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन का मतलब समझ में आ गया। ऑथेंटिकेशन का मतलब हुआ कि जो भी डिटेल्स स्टोर्ड हैं कस्टमर की, उसको ऑलरेडी जो स्टोर्ड है उससे कंपेयर किया जाता है, और कस्टमर जेन्युइन है तो उसको इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी देते हैं, नहीं तो उसको इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी नहीं देते। जो इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर है ये भी डेटाबेस सर्वर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। अपन आगे बढ़ेंगे इंटरनेट बैंकिंग पूरा, वहां आपको समझ में आएगा कि ये डायरेक्टली डेटाबेस को कैसे एक्सेस कर पा रहा है। तो ये भी सर्वर जो है वो डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर सकता है। तो IBAS का काम क्या है? सिर्फ ऑथेंटिकेशन चेक करना कि वो बंदा ऑथेंटिक बंदा है या नहीं है, वो बंदा जेन्यून है या नहीं है। जेन्यून होगा तो आप इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हो, जेन्यून नहीं है तो आपको इंटरनेट बैंकिंग करने की फैसिलिटी नहीं दी। आपने जो अपना ID पासवर्ड डाला वो जो चैनल सर्वर में सेव था उससे वो मैच करेगा। IBAS मैच हो गया तो जेन्यून हो, आप इंटरनेट बैंकिंग अवेल कर सकते हो, अदरवाइज आप इंटरनेट बैंकिंग को अवेल नहीं कर सकते। ठीक है, देन नेक्स्ट तरीके के सर्वर्स हैं दैट इज वेब सर्वर। वेब सर्वर्स क्या होते हैं भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है वेब सर्वर्स। जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको होस्ट करने का, उनको मैनेज करने का काम किसका है? वेब सर्वर्स का। जितने भी इंटरनेट रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इंटरनेट पे चलेंगे सब में वेब सर्वर होना चाहिए। अगर वेब सर्वर नहीं है तो इंटरनेट रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट जो है वो रन नहीं कर सकती। तो वेब सर्वर्स क्या होते हैं? जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी इंटरनेट रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, सबको कौन होस्ट करता है, सबको कौन मैनेज करता है? वेब सर्वर्स मैनेज करते हैं। जितनी भी ऑनलाइन रिक्वेस्ट आती हैं, आप किसी भी चीज के लिए अगर ऑनलाइन कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं, लाइक गूगल पे आपने कहा फेसबुक ओपन करो, तो जो ये फेसबुक ओपन करने का काम है, ये सर्विस देने का काम है, ये किसका? वेब सर्वर का सर्विस देने का काम होता है। तो जो भी आप ऑनलाइन किसी चीज की रिक्वेस्ट करते हैं और उसकी अगर आपको सर्विस मिल रही है तो वो सर्विस आपको कौन दे रहा है? सर्विस आपको वेब सर्वर्स दे रहे हैं। तो वेब सर्वर्स क्या है? जितनी भी वेबसाइट, जितने भी इंटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर आप काम कर रहे हैं वो सबको होस्ट कौन करता है? वेब सर्वर। जितनी भी आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट मेड करते हैं उनकी जो सर्विस आपको मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है? वेब सर्वर्स के थ्रू मिलती है। ये जो वेब सर्वर्स होते हैं ये कुछ प्रोटोकॉल काम में लेते हैं। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स, सिक्योरिटी के लिए कुछ रूल्स काम में लेते हैं। ये काम में लेते हैं HTTPS। आप लोग दिखते हो फेसबुक और अपने आप लिखा हुआ दिख जाता है HTTPS ... ऐसा, फिर वो आगे की www.facebook.com ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखता है। ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, आप चाहे इसको लिखो ना लिखो। ये क्या है? इसका प्रोटोकॉल है। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है ये क्या नहीं होता। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये प्रोटोकॉल्स काम में लेते हैं, उसका नाम है HTTPS। और जिन भी वेबसाइट्स को अगर आपको चलाना है तो उनके पास वेब सर्वर्स होना चाहिए। अगर इंटरनेट रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर आपको चलाना है तो उसमें आपका वेब सर्वर होना चाहिए, अदरवाइज आप उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकते। समझ में आ गया वेब सर्वर्स क्या होते हैं? देन एक होते हैं आपके प्रॉक्सी सर्वर्स, एक होते हैं आपके प्रॉक्सी सर्वर्स। किसी ने नाम सुना है कभी प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? कोई भी बताना पसंद करेगा प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? अरे कहीं तो सुना होगा प्रॉक्सी मतलब रियल लाइफ में। मतलब किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर रिप्रेजेंट करना। दूसरे पर्सन के बिहाफ में रिप्रेजेंट करना। वेरी गुड मनीष। हम कॉलेज में थे, हम प्रॉक्सी बहुत लगाते थे। मतलब क्या होता था, हमारे कॉलेज में एक क्लास में 80 स्टूडेंट्स बैठते थे।
अब जब 80 स्टूडेंट्स बैठते हैं, हमारे हर लेक्चर में अटेंडेंस होती थी और 70% अटेंडेंस होना कंपल्सरी होता था। अगर आप 70% प्रेजेंट नहीं हो कॉलेज में तो आपको एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो क्या होता था, हम हमारी फ्रेंड को कह देते थे कि मेरा नाम आए तो तुम प्रेजेंट बोल देना। मैडम को क्या पता चल रहा है 80 बच्चों के बीच में कौन प्रेजेंट बोल रहा है, मैडम बोलते हुए तो ना देखेंगी, वो तो अपने रजिस्टर में पी और ए लगा रही है, एब्सेंट प्रेजेंट लगा रही है। दैट इज नोन एज प्रॉक्सी, कि मेरे बिहाफ में मेरे फ्रेंड ने प्रेजेंट बोल दिया तो मेरी उस दिन की प्रेजेंट लग गई। प्रॉक्सीज लगा, हमने बहुत लगाई है कॉलेज के अंदर प्रॉक्सी। दैट इज नोन एज प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर का मतलब क्या होता है, अगर किसी चीज को एक्सेस करने के लिए आपके पास डायरेक्ट पाथ अवेलेबल नहीं है, अगर किसी चीज को एक्सेस करने के लिए आपके पास डायरेक्ट पाथ अवेलेबल नहीं है तो उसका इनडायरेक्ट पाथ ढूंढ लिया जाता है, इनडायरेक्ट पाथ ढूंढ के उसको एक्सेस कर लिया जाता है। जैसे जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं, इंटरनेट तो सब जगह होता है, कंप्यूटर्स में आप नेट चला सकते हो, पर क्या स्कूल में उस नेट से अपन यूट्यूब खोल सकते हैं? नहीं। क्या स्कूल में उस कंप्यूटर में उस नेट से अपन फेसबुक खोल सकते हैं? नहीं। उन्होंने बैन कर रखा है कि ये चीजें बच्चे ओपन नहीं कर सकते। पर बच्चे इतने जुगाड़ू होते हैं, इतने तिगड़मबाज होते हैं बच्चे कि वो यूट्यूब का कोई प्रॉक्सी लिंक ढूंढ लेते हैं, कोई प्रॉक्सी कनेक्शन ढूंढ लेते हैं, प्रॉक्सी सर्वर ढूंढ लेते हैं, मतलब यूट्यूब का इनडायरेक्ट पार्ट ढूंढ लेते हैं। मैं डायरेक्टली youtube.com को लिखती हूँ तो कंप्यूटर में वो ओपन नहीं हो सकता, पर मैंने कुछ और लिखा तो कंप्यूटर यूट्यूब पे अपने आप ओपन कर देगा। तो अगर डायरेक्ट पाथ अवेलेबल नहीं है तो उस चीज के लिए इनडायरेक्ट पाथ आपके पास जो अवेलेबल करवाते हैं उनको अपन क्या कह देते हैं? प्रॉक्सी सर्वर्स कह देते हैं। अगर डायरेक्ट नेटवर्क नहीं है तो इनडायरेक्ट नेटवर्क कनेक्शन आपको मिल जाता है। प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होते हैं, या तो वो किसी स्पेसिफाइड सर्वर से कनेक्ट करते हैं या फिर वो कैश से उठाकर। प्रॉक्सी सर्वर आपको, मैंने कुछ और लिखा, मैंने कुछ abc.com और ऐसा कुछ लिखा, उससे यूट्यूब खुल गया, तो क्या हुआ? ये प्रॉक्सी सर्वर नहीं, या तो अपने आप को कनेक्ट कर दिया कोई स्पेसिफाइड सर्वर से, प्रॉक्सी सर्वर ने अपने आप को कनेक्ट कर दिया कोई स्पेसिफाइड सर्वर, जो सर्वर यूट्यूब से कनेक्टेड और यूट्यूब दिख जाएगा, या फिर कैश में अगर प्रॉक्सी सर्वर के पास यूट्यूब पड़ा है तो कैश से उठाकर प्रॉक्सी सर्वर ने मुझे वो यूट्यूब दिखा दिया। तो प्रॉक्सी सर्वर्स, अगर आपके पास डायरेक्ट नेटवर्क कनेक्शन अवेलेबल नहीं है तो उसका इनडायरेक्ट नेटवर्क कनेक्शन ढूंढना, तो उसको प्रॉक्सी सर्वर्स कह देते हैं। वो लोग अपने आप को या तो स्पेसिफाइड सर्वर से कनेक्ट करते हैं या कैश में अगर उनके पास कोई डिटेल पड़ी है तो कैश से उठाकर आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देते हैं। एंड लास्ट तरीके का आपका सर्वर होता है, लास्ट तरीके का सर्वर होता है दैट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सर्वर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सर्वर, एंटीवायरस तो सब लोग जानते हैं कि वायरस को आने से जो रोकता है उसको एंटीवायरस कहते हैं। एंटीवायरस क्विक हील एंटीवायरस काम में लेते हो कि अपने कंप्यूटर में वायरस ना पाए। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सर्वर, ये सर्विस क्या कर रहे हैं? ये मैनेज कर रहे हैं उन सारे सॉफ्टवेयर्स को जो एंटीवायरस की सर्विसेज देते हैं। क्विक हील है, एंटीवायरस की सर्विस देता है, तो वो सारे सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस की सर्विस दे रहे हैं उन सबको मैनेज करने के लिए सर्वर बनाया गया है। ये सर्वर क्या करता है? ये सर्वर देखता है कि सॉफ्टवेयर, हर सॉफ्टवेयर पहले चीजों को स्कैन करेगा कि वायरस तो नहीं आ रहा ना, फिर उसके बाद ही कोई टास्क आगे परफॉर्म करने देगा। दैट इज नोन एज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सर्विस। तो ये अपन ने पूरा क्या पढ़ा? सीबीएस का आईटी एनवायरनमेंट पढ़ा। क्या क्या पढ़ा आपने सीबीएस के आईटी एनवायरनमेंट के अंदर? सीबीएस आईटी एनवायरनमेंट, आईटी एनवायरनमेंट यहाँ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम में लिया जाता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर को सर्विस कर रिक्वेस्ट वापस सर्विस कर वापस क्लाइंट को बोल देता है, क्लाइंट से यूजर देख लेता है जो भी चाहिए। सर्वर्स कौन होते हैं? सर्वर्स ऐसे कंप्यूटर्स जो अपन को सर्विस दे रहे हैं, क्लाइंट उनको रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को लेकर प्रोसेसिंग कर वापस उसको क्लाइंट को देता है और क्लाइंट अपना आउटपुट अपन को दिखा देता है। क्लाइंट के पास कोई प्रोसेसिंग पावर नहीं होती, क्लाइंट खुद कुछ भी प्रोसेसिंग कभी भी नहीं कर पाता। बहुत सारे तरीके के सर्वर्स होते हैं सीबीएस के आईटी एनवायरनमेंट में। पहला है आपका एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर क्या कहता है? कोई भी बंदा बैंक की किसी भी ब्रांच से कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करे, ये जो एप्लीकेशन सर्वर्स हैं उस ट्रांजैक्शन को हाथ सेंट्रल डेटाबेस सर्वर में अपडेट कर देंगे। डेटाबेस सर्वर क्या हुआ? जहां सारा डेटा पड़ा है, कस्टमर से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड, एफडी रेट्स, लोन रेट, पेनल्टी, सारा डेटा पड़ा है। एप्लीकेशन सर्वर इसको एक्सेस कर पा रहा है। यहाँ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर अनऑथराइज्ड बंदे ने इसको एक्सेस कर लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको मेंटेन डिसिप्लिन करने के लिए एक बंदा हायर किया जाता है, उसका नाम होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये बंदा भी जो भी काम करेगा उसकी भी मॉनिटरिंग होगी, प्रॉपर लॉग रखा जाएगा ताकि उसकी भी स्क्रूटनी करी जा सके। स्क्रूटनी कौन करेगा? जो ऑडिटर आएगा वो इसकी भी स्क्रूटनी करेगा। जो डेटाबेस सर्वर है उसको इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर्स एंड एटीएम चैनल सर्वर्स भी उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं।
अब ये एटीएम चैनल सर्वर्स क्या होते हैं? एटीएम चैनल सर्वर्स जितना भी जो भी एटीएम अकाउंट होल्डर्स होते हैं उन सबकी सारी डिटेल्स कहाँ स्टोर होती है? एटीएम चैनल सर्वर्स पे स्टोर होती है। अगर आपका सेंट्रल डेटाबेस सर्वर बिजी है तो जो भी आप एटीएम से ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेना देना जो भी काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा ट्रांजैक्शन एक बार एक टेम्पररी फाइल में स्टोर होता है। वो फाइल आपकी एटीएम चैनल सर्वर पे पड़ी हुई है। उस फाइल का नाम क्या है? पीबीएफ, पॉजिटिव बैलेंस फाइल। जैसे ही आपका डेटाबेस फ्री हुआ, पॉजिटिव बैलेंस फाइल ने वो सारे ट्रांजैक्शन अपडेट कर दिए हाथ की हाथ सेंट्रल डेटाबेस सर्वर के अंदर। इससे क्या हुआ? आपका डेटाबेस का काम भी नहीं रुका, आपका एटीएम का काम भी नहीं रुका, हमेशा डेटाबेस आपको अपडेटेड मिलेगा। देन नेक्स्ट है आपके दैट इज इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर। ये क्या करते हैं कि जितने भी कस्टमर जो इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग की फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं, उनका जो यूजर नेम पासवर्ड होगा वो सब इस सर्वर पे लिखा हुआ है, प्लस वो कौन सी ब्रांच से बिलोंग करता है वो भी लिखा हुआ है। अगर किसी बंदे को नेट बैंकिंग करनी है तो उसको बैंक की वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी, उसमें यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी वो उसको एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। ये ऑथेंटिकेशन का काम करता है कि जो आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहे हो वो सही डाल रहे हो गलत। क्या करेगा ये? आपने जैसे ही लॉगिन डिटेल्स डाली अपनी वेबसाइट ओपन कर ये लॉगिन डिटेल्स को मैच करवाएगा चैनल सर्वर में जो डिटेल्स है उनसे, एप्लीकेशन सर्वर आईबीएस। अगर मैच हो गया तो आईबीएस आपको अलाउ करता है कि आप फर्दर इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप फर्दर इंटरनेट बैंकिंग नहीं कर सकते। देन वेब सर्वर्स, जितनी भी वेबसाइट, जितना भी इंटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर का जो काम होता है वो सब होस्ट कौन करता है? मैनेज कौन करता है? वेब सर्वर्स करते हैं। जितना भी आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट करते हैं उसकी सर्विस कौन देगा? आपको वेब सर्वर्स उसकी सर्विस देंगे। वेब सर्वर्स एक प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स काम में लेते हैं, उसका नाम है HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। प्रॉक्सी सर्वर्स, अगर किसी चीज को कनेक्शन के लिए आपके पास डायरेक्ट नेटवर्क अवेलेबल नहीं है तो उसका इनडायरेक्ट नेटवर्क अवेलेबल करवाना, दैट इज नोन एज प्रॉक्सी सर्वर। ये अपने आप को या तो स्पेसिफाइड सर्वर से कनेक्ट करते हैं या किसी कैश में अगर उनके पास डेटा पड़ा है तो वहां से निकाल कर अपन को डेटा दे देते हैं। देन लास्ट इसके अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सर्वर, जितने भी एंटीवायरस रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। एंड ये सर्वर ध्यान रखते हैं कि हर सॉफ्टवेयर पहले चीजों को स्कैन करेगा वायरस के लिए, फिर आगे प्रोसेसिंग के लिए अलाउ आपको करेगा। आ गई बात समझ में? तो ये तो अपन ने पढ़ लिया सीबीएस का आईटी एनवायरनमेंट, पूरा अपन ने सीबीएस का आईटी एनवायरनमेंट पढ़ लिया। ये सारे सर्वर्स होते हैं सीबीएस के आईटी एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस। जो नेट बैंकिंग होती है, नेट बैंकिंग जो चैनल सर्वर्स, जहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड चैनल सर्वर में जो स्टोर था, उसी का प्रोसेस पढ़ेंगे, इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस। इंटरनेट बैंकिंग मतलब नेट बैंकिंग, मतलब जिसमें बैंक की वेबसाइट अपन को ओपन करनी पड़ेगी अगर अपन को कुछ भी बैंकिंग का काम करना है तो उस चीज का पूरा प्रोसेस है, स्टेप्स हैं बेटा, सीक्वेंस में याद होंगे। इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस। कस्टमर क्या होता है? अगर मुझे एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग एसबीआई में करनी है तो मुझे सबसे पहले वहां अप्लाई करना पड़ेगा, कस्टमर को बैंक में अप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे नेट बैंकिंग की फैसिलिटी चाहिए। बैंक उस कस्टमर को यूजर नेम देगा और बैंक उस कस्टमर को पासवर्ड देगा कि ठीक है आपका ये पासवर्ड है, आपका ये यूजर नेम है, आप इसको नेट बैंकिंग एक्सेस कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग अगर आपको एक्सेस करनी है तो आप बैंक की वेबसाइट को ओपन कर ही एक्सेस कर सकते हैं। एसबीआई की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर ही अपन इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, ऐसे ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस वेबसाइट को चलाने के लिए आपको ब्राउजर की जरूरत है। उस वेबसाइट को चलाने के लिए ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम, या तो आपके कंप्यूटर में गूगल क्रोम होना चाहिए, या फिर फायरफॉक्स होना चाहिए, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर होना चाहिए। कोई भी ब्राउजर होना चाहिए जिसकी हेल्प से वो वेबसाइट में ओपन कर पाऊंगी और मैं इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी को अवेल कर पाऊंगी। जैसे ही यूजर कोई वेबसाइट ओपन करता है तो यूजर कहाँ चला जाता है? यूजर जैसे ही वेबसाइट ओपन करता है तो यूजर हाथ की हाथ डायरेक्टेड हो जाता है, किसके पास चला जाता है? यूजर वेब सर्वर के पास। यूजर का जो ट्रांजैक्शन है वो कहाँ चला जाता है? मतलब यूजर वेबसाइट ओपन करते ही यूजर किससे कनेक्ट हो जाता है? वेब सर्वर के पास कनेक्ट हो जाता है। वेब सर्वर क्या है? सेंट्रल डेटा सेंटर है। वेब सर्वर क्या है आपका? सेंट्रल डेटा सेंटर, जहां सारा डेटा पड़ा है उसको अपन वेब सर्वर कह रहे हैं। तो वेब सर्वर को सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड बंदा ही एक्सेस कर पाए, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर ही एक्सेस कर पाए, अनऑथराइज्ड बंदा वेब सर्वर को एक्सेस ना कर पाए, ये चीज होती है इसके। तो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड बंदा ही वेब सर्वर को एक्सेस कर पाए, अनऑथराइज्ड बंदा एक्सेस नहीं कर पाए।
ऑथराइज बंदा एक्सेस कर पाए और यहाँ पे कोई ट्रैफिक भी ज्यादा ना आए, तो अपन लिमिटेशन लगा सकते हैं कि वेब सर्वर तक पहुंचने के लिए आपको फायरवॉल के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो। मतलब बैंक की वेबसाइट के अगर आपको ओपन करना है तो फायरवॉल के थ्रू ही आप इसको ओपन कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ओपन नहीं कर सकते। फायरवॉल लगा हुआ है तो ही आप उस बैंक की वेबसाइट ओपन कर सकते हो। ऐसा कुछ लिमिटेशंस बैंक लगा सकते हैं ताकि ऑथराइज बंदा ही उसको एक्सेस कर पाए। क्या पढ़ा अभी तक अपन ने इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस में कि आप बैंक को अप्लाई करते हो कि मुझे इंटरनेट बैंकिंग नेट बैंकिंग चाहिए। बैंक आपको यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, उसके लिए आप बैंक की वेबसाइट ओपन करते हो। ओपन करने के लिए ब्राउजर चाहिए। जैसे ही आप ओपन करते हो आप वेब सर्वर के पास चले जाते हो। वेब सर्वर मतलब जहाँ सारा डेटा पड़ा है। वेब सर्वर को सिर्फ ऑथराइज बंदा ही एक्सेस कर सकता है, अनऑथराइज बंदा एक्सेस ना कर पाए। इसलिए बैंक्स क्या करती हैं, ट्रैफिक से बचने के लिए, इतनी ज्यादा ट्रैफिक ना है, फायरवॉल लगा देती हैं कि अगर आपको वेब सर्वर तक आना है तो आपको फायरवॉल के पास होते हुए आना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ सकते। ठीक है, देखो होता क्या है, यूजर, कोई भी यूजर आया, उसने क्या किया, बैंक की वेबसाइट खोली। बैंक की वेबसाइट खोलते ही वो किसके पास चला गया, वो वेब सर्वर के पास डायरेक्ट हो गया। और वेब सर्वर क्या कर देगा, उसको एक वेब पेज दिखा देगा। वेब पेज मतलब जो होम पेज अपन को बैंक का दिखेगा, ओपन करते ही जो होम पेज आपको बैंक का दिखेगा, दैट इज नोन एज वेब पेज। तो यूजर आया, उसने वेबसाइट ओपन की, वेबसाइट ओपन करते ही वो वेब सर्वर के पास चला गया, वेब सर्वर ने उसको वेब पेज ओपन कर दे दिया। वेब पेज क्लाइंट के कंप्यूटर पे, मेरे कंप्यूटर मुझे वेब पेज ओपन करा हुआ दिख गया। अब इस वेब पेज पे, ये जो वेब पेज मुझे दिखा, इस वेब पेज पे बेसिक डिटेल्स लिखी हुई है। इस वेब पेज पे जो डिटेल्स लिखी हुई है मेरे इंटरेस्ट की, कि हमारा बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है, हमारा बैंक आपको ये फैसिलिटी, हमारा बैंक ये फैसिलिटी, हमारा बैंक ये फैसिलिटी, जो भी आपके इंटरेस्ट की जो बैंक फैसिलिटी दे रहा है, वो सारी फैसिलिटीज के बारे में डिटेल्स कहाँ लिखी हुई रहेंगी, आपके वेब पेज पे लिखी हुई रहेंगी। अगर आपको उनमें से किसी एक चीज को देखना है, अगर आपको सपोज मेरे को मेरा अकाउंट नंबर चेक करना है, मेरे को अकाउंट डिटेल्स, मेरे को ये अकाउंट बैलेंस चेक करना है, मेरे को काम क्या करना है बैंक के अंदर, मेरे को अकाउंट डिटेल्स, मेरे को अकाउंट का, मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है वो चेक करना है। ये तो सारी होम पेज पे डिटेल्स दिखा रहा है बैंक आपको कि हम आपको ये फैसिलिटीज दे रहे हैं। उसी होम पेज पे एक साइड में मेन्यू होगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आप अपना यूजर आईडी डालो, आप अपना पासवर्ड डालो। अगर आपको कोई फैसिलिटी को अवेल करना है, अगर आपको कोई फैसिलिटी चाहिए तो आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालो। अगर आपको अपना अकाउंट बैलेंस चेक करना है, आपको चेकबुक इश्यू करवानी है, आपको मनी विड्रॉ करना है, बैंक से जो भी काम करना है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, तो आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। जैसे ही, और जो पासवर्ड आप डालते हो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में दिखता है। आपका पासवर्ड कभी भी प्लेन टेक्स्ट में नहीं दिखता, स्टार 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 ऐसा कुछ बना हुआ आपको पासवर्ड दिखेगा। जैसे ही आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाला, अब क्या होगा, ये यूजर आईडी पासवर्ड वेब सर्वर, यूजर आईडी पासवर्ड जो वेब सर्वर है वो कस्टमर की सारी डिटेल्स, कस्टमर की डिटेल्स मतलब उसका यूजर आईडी और पासवर्ड, वेब सर्वर यूजर आईडी पासवर्ड भरकर किसको दे देगा, ये इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन चैनल, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर को ये डिटेल्स दे देगा। आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाला वेब पेज पे, वेब पेज से वो उठकर किसके पास आया, वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर ने कस्टमर आईडी और पासवर्ड जो है वो किसको दे दिया, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर को दे दिया। इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर उसको आईडीबीएस से चेक कर लेंगे। आईडीबीएस मतलब जो डेटाबेस सर्वर है, जो डेटाबेस जहां पे चीजें स्टोर है, जैसे जो चैनल सर्वर था जहां पे उस बंदे का नाम और पता, एड्रेस सब लिखा हुआ है, ये यहाँ पे वो डिटेल्स दे देगा। यूजर आईडी और पासवर्ड क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों मैच होंगी डिटेल्स। डिटेल्स आई वेब पेज से वेब सर्वर के पास, वेब सर्वर ने वो डिटेल्स दे दी एप्लीकेशन सर्वर को ऑथेंटिकेशन के लिए। ऑथेंटिकेशन के लिए एप्लीकेशन सर्वर ने डेटाबेस, इंटरनेट बैंकिंग डेटाबेस सर्वर जो है उससे वो डिटेल्स मांगी कि इस यूजर का यूजर आईडी और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन आप बताओ। वो डिटेल्स देकर एप्लीकेशन सर्वर उसको चेक करेगा कि वो बंदा ऑथेंटिक है या नहीं, उसको वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने का काम किसका है, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर का वेरीफाई करने का काम है। अगर इंफॉर्मेशन टैली नहीं हुई, नॉट टैली, वेरीफाई नहीं हुई कि आईडी गलत है या पासवर्ड गलत है, तो आपको इंफॉर्मेशन दिख जाएगी आपके होम पेज, आपके वेब पेज पे एक लिखा हुआ चीजें दिख जाएगी, एक्सेस डिनाइड, आप उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकते।
आप गलत कर चुके, आप दोबारा ट्राई कीजिए। ज्यादातर एक्सेस डिनाइड जो हो गया कि एक बार गलत हो चुका, आपको उसके बाद ज्यादातर 3 अटेम्प्ट्स और मिलेंगे कि ठीक है, और दोबारा आप आईडी पासवर्ड डालो, दोबारा आईडी पासवर्ड डालो। अगर 3 बार लगातार गलत डाल दिया तो थोड़े टाइम के लिए आपको उस चीज को एक्सेस करने की परमिशन एक बार नहीं मिलेगी, थोड़े टाइम के लिए वो वेबसाइट आपके लिए बंद हो जाएगी, आप उसको नहीं काम कर पाएंगे। 3 अटेम्प्ट्स तक आपने डाला, पर अगर आपने आईडी पासवर्ड सही डाल दिया, अगर उसने वेरीफाई कर उसने ओके कर दिया, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर ने वेरीफाई कर ओके कर दिया कि ठीक है आपका आईडी पासवर्ड सही है, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो गया, तो आपको अक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, आपके वेब पेज पे अक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि आप रिलायबल पर्सन हो, आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हो, आप इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो। क्या क्या फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं। आप चाहो तो आप अपना अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो, आप चाहो तो आप अपनी फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, आप पेमेंट कहीं पे करना है तो स्टॉप कर सकते हो पेमेंट, मतलब जो भी बैंकिंग से रिलेटेड काम है वो सारे काम आप कर सकते हो। तो अगर आपका आईडी पासवर्ड मैच हो गया तो आपकी स्क्रीन पे एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि आपने सही काम किया है, आपने सही आईडी पासवर्ड डाला है, आप ये सारे काम अब कर सकते हो, आप इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि मुझे ये फैसिलिटीज दिख गई। अब कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर इन फैसिलिटीज में से कोई भी एक चूज कर लेगा, कस्टमर इन सारी सर्विसेज में से एक सर्विसेज को चूज कर लेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरा अकाउंट का बैलेंस चेक करना है। मैंने ये चूज कर लिया कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरा अकाउंट का बैलेंस चेक करना है। अब क्या हुआ, आपने जो ये किया कि मुझे अकाउंट का बैलेंस चेक करना है, आपकी डिटेल्स वेब सर्वर के पास आई कि वेब सर्वर को वेबसाइट को मैनेज कौन कर रहा है, वेब सर्वर के पास आया कि इस बंदे को अपना अकाउंट बैलेंस चेक करना है, क्या सर्विस चाहिए, बैलेंस चेकिंग। वेब सर्वर ने उस डिटेल को दे दिया इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर को, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन जो डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर पा रहा है उसको दे दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर भी आया, चैनल सर्वर जहाँ पे सारी डिटेल्स स्टोर थी कि आपका क्या यूजर नेम क्या पासवर्ड है। चैनल सर्वर जो है वो सेंट्रल डेटाबेस सर्वर से डेटा आपके लिए एक्सेस कर देगा, सेंट्रल डेटाबेस सर्वर से आपके लिए डेटा एक्सेस करके देगा। जो मेन डेटाबेस सर्वर है जहां पे लिखा हुआ है कि इस बंदे का जो ये अकाउंट नंबर इसने दिया है, इस बंदे का 50,000 रुपए का बैलेंस पड़ा है, ये कहाँ पड़ा है, सेंट्रल डेटाबेस सर्वर। उसको वो सेंट्रल डेटाबेस सर्वर को कौन एक्सेस कर पा रहा है, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर या चैनल सर्वर मान लो, उसने वो डेटा उठाया सेंट्रल डेटाबेस सर्वर। अब ये भी सेंट्रल डेटाबेस सर्वर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, फायरवॉल के थ्रू ही एक्सेस कर पाएगा, सिक्योरिटी लगी हुई होनी चाहिए तभी आप एक्सेस कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। आपके पास डेटा आया, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर के पास सेंट्रल डेटाबेस सर्वर से डेटा आ गया, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर ने वो बैलेंस किसको बताया, वेब सर्वर को, वेब सर्वर ने वो बैलेंस किसको बताया, वेब पेज को वो बैलेंस बता दिया कि इस बंदे का कितना बैलेंस है, 50,000। आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख गया कि आपका बैलेंस कितना है, 50,000 का। जनरली क्या होता है नेट बैंकिंग के अंदर कि आप जैसे ही एक सर्विस ले लेते हैं उसके बाद आप लॉग आउट हो जाओ। अगर आपको कोई दूसरी सर्विस अवेल करनी है, मैंने बैलेंस चेक कर लिया, अब मुझे एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर भी करना है, दूसरी भी सर्विस लेनी है, तो वैसे तो कई जगह तो ये फैसिलिटी होती है कि आप एक से ज्यादा सर्विस एक ही बार में परफॉर्म कर सकते हैं कि ठीक है बैलेंस चेक हो गया, अब मैंने कह दिया कि मुझे फंड्स ट्रांसफर करना है, तो वापस वेब सर्वर मेरी जो फंड्स ट्रांसफर वाली रिक्वेस्ट है वो लेकर जाएगा एप्लीकेशन सर्वर के पास, एप्लीकेशन सर्वर लेकर जाएगा डेटाबेस सर्वर के पास, उसने जहां पे भी जो भी प्रोसेसिंग होनी थी फंड्स ट्रांसफर की ट्रांसफर करके और मेरे को अपडेशन मिल जाएगा कि आपका इतना पैसा ट्रांसफर हो चुका। पर ज्यादा अगर सिक्योरिटी आपको चाहिए, ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो एक सर्विस लेने के बाद आप लॉग आउट हो जाओ, आप लॉग आउट हो जाओ और दूसरी सर्विस अगर आपको अवेल करनी है तो दोबारा से आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा और दोबारा से सारा सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी इंटरनेट बैंकिंग का प्रोसेस। क्या पढ़ा अपन ने इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस में? अगर कस्टमर को नेट बैंकिंग फैसिलिटी अवेल करनी है तो कस्टमर क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, अप्लाई करेगा, मुझे नेट बैंकिंग चाहिए, बैंक उसको यूजर नेम पासवर्ड दे देगा। आपको बैंक की वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी, उसके लिए ब्राउजर चाहिए, वेबसाइट ओपन कर दी, आप वेब सर्वर के पास जाते हो, ज्यादातर कोशिश की जाती है कि ऑथराइज बंदे ही वेब सर्वर के पास जाए, इसलिए फायरवॉल के थ्रू ही आप वेब सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। यूजर जैसे ही वेबसाइट ओपन करेगा वो वेब सर्वर के पास चल जाएगा, वेब सर्वर उसको एक बैंक की वेब पेज ओपन कर दे देगा। वेब पेज पे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि जो भी उसको हम आपको ये फैसिलिटी देते हैं, हमारा बैंक ये भी दे रहा है, हमारा बैंक ये भी देता है, जो भी आपके इंटरेस्ट की फैसिलिटी वो सब देता है।
वहीं पे एक ऑप्शन है आईडी पासवर्ड डालने का। अगर उनमें से किसी फैसिलिटी को आपको अवेल करना है, अपना कोई काम करना है नेट बैंकिंग का, तो आपको आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे ही आपने आईडी पासवर्ड डाला, आपकी डिटेल्स वेब सर्वर के पास गई, वेब ब्राउजर। आपने आईडी पासवर्ड कहाँ डाला? आईडी पासवर्ड डाला अपने वेब पेज पे। वेब पेज से आपकी आईडी पासवर्ड की डिटेल्स गई वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर ने उस डिटेल्स को दिया, वेब पेज पे डिटेल्स डाली, उससे डिटेल्स गई सर्वर के पास। वेब सर्वर ने डिटेल्स को ट्रांसफर किया इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर, जिसका काम क्या है? उसको ऑथेंटिकेशन चेक करना कि वो बंदा सही है या गलत, उसका आईडी पासवर्ड सही है या गलत है। वो एप्लीकेशन इंटरनेट आईबीएस क्या करेगा? डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर पा रहा है। उसने डेटाबेस सर्वर से डेटा उठाया, मैच किया, वेरीफाई किया। अगर मैच नहीं हुआ तो आईबीएस ने मैच नहीं हुआ, नॉट टैली वाला मैसेज दे दिया वेब सर्वर को। वेब सर्वर से मेरे वेब पेज पे मैसेज आ गया, एक्सेस डिनाई हो चुका है, या तो आपका यूजर नेम गलत है या पासवर्ड गलत है, आप दोबारा से ट्राई कीजिए। अब दोबारा से वापस वेब पेज पे आईडी पासवर्ड डालेंगे, वापस वेब सर्वर आईडी पासवर्ड लेकर आएगा, वापस आईबीएस डेटाबेस से उसको मैच करेगा, वेरीफाई हो गया तो ठीक। ऐसे आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, 3 के बाद आपको अटेम्प्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर वेरीफाई हो गया, अगर आपका आईडी पासवर्ड सही है, तो आईबीएस इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर क्या कर रहा है? वेब सर्वर को बोलेगा, एक्नॉलेज करेगा कि ये सही है इनका आईडी पासवर्ड, ये बंदा सर्विसेज को अवेल कर सकता है। वेब सर्वर से वो डिटेल आपके वेब पेज पे आ जाएगी, वेब पेज पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि आपका आईडी पासवर्ड सही है, आप आगे की इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। आपको फिर वेब पेज पे, आपके वेब पेज पे आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी कि ये फैसिलिटीज को आप अवेल कर सकते हैं। उनमें से कस्टमर एक फैसिलिटी को चूज करता है कि उसको अकाउंट्स का बैलेंस चेक करना है अपना। चूज करते ही उसने जो चूज किया वो डिटेल्स उसने चूज किया, मेरे को बैलेंस चेक करना है, ये इन्फॉर्मेशन वेब सर्वर के पास गई, वेब पेज से। वेब सर्वर ने ये इन्फॉर्मेशन दी एप्लीकेशन इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर को। उसने डेटाबेस सर्वर से डेटा उठाया, यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर या चैनल सर्वर मान लो, कोई भी मान लो, चैनल सर्वर या इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर सेंट्रल डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, उनको फायरवॉल की जरूरत पड़ती है बीच में एक्सेस करने के लिए। तो वहां से डेटा उठेगा, एप्लीकेशन सर्वर के पास आएगा, आईबीएस के पास, आईबीएस वेब सर्वर को देगा, वेब सर्वर से आपके वेब पेज पे आपको दिख जाएगा आपके अकाउंट का इतना बैलेंस है। जनरली एक सर्विस लेने के बाद आप लॉग आउट कर लो, अगर आपको दूसरी सर्विस अवेल करनी है तो दोबारा से आईडी पासवर्ड डालकर दोबारा से एंटर कर जाओ। पर कई बार क्या होता है, कई बैंक्स आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप एक ही लॉगिन के अंदर एक से ज्यादा सर्विसेज को भी अवेल कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना सिक्योरिटी उस पर लगाना चाहते हैं। आ गई बात समझ में? इंटरनेट बैंकिंग का प्रोसेस क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा। यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है तो